हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप लोग अच्छे से हैं, अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं। और बच्चों, पुनः आपका रघुवंशी सर्स बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमको आपको सफल होना है तो जी जान लगा करके कड़ी मेहनत करके तैयारी करनी है और नीट यूजी को क्रैक करना है और डॉक्टर बनना है। इसी कड़ी में हम लोग बेटे आज नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। एनिमल फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर रिस्पायरेशन की शुरुआत करेंगे। रिस्पायरेशन, अगर बच्चों हम रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन मीन्स होता टू रिलीज एनर्जी। I mean, respiration is energy releasing process to release energy. हमने कहा respiration means to release energy. It means respiration is a catabolic process during which energy is liberated. आप कहेंगे कैटाबोलिक प्रोसेस, यस। कैटाबोलिन के दौरान होता क्या है, लार्जर बायोमॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड ड्यूरिंग दिस एनर्जी इज लिबरेटेड। जैसे अगर आप देखिए C6H12O6 6 कार्बन वाला ग्लूकोज का एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है। 6O2 ये बनाएगा क्या बच्चों, 6CO2 एक कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल और उसके बाद 6H2O प्लस एनर्जी। ये रिस्पायरेशन है। यहां आप देखिए 6 कार्बन वाला एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है प्लस 6O2। अब ये क्या हुआ, एक एक कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल में टूट गया बच्चों। इस तरीके से छोटे छोटे मॉलिक्यूल टूटा और 6 मॉलिक्यूल यहाँ वाटर का बना और प्लस यहाँ एनर्जी का लिबरेशन हुआ। इट मीन्स रिस्पायरेशन इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। और जिस भी बायोलॉजिकल प्रोसेस में एनर्जी लिबरेट होती है उसको बच्चों हम लोग कहते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस। तो रिस्पायरेशन मेटाबॉलिक प्रोसेस है और मेटाबॉलिज्म आप जानते हैं 2 प्रकार का होता है, वन इज कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड इज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं। आई मीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है वहाँ पे। ड्यूरिंग एनाबॉलिज्म एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, जबकि कैटाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है, लार्जर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल एंड ड्यूरिंग दिस एनर्जी इज लिबरेटेड। अब एक बात तो बच्चों आपको क्लियर हो गया कि रिस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक। तो आप बताओगे कैटाबॉलिक। क्यों? क्योंकि इस दौरान बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है और एनर्जी का लिबरेशन भी हो रहा है। अब बच्चों अगर हम बात करें इस रिस्पायरेशन की, ये रिस्पायरेशन बच्चों एनिमल में 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं बच्चों एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, और दूसरे को कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, देयर इज इनहेल ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर फ्रॉम आउटसाइड, आई मीन फ्रॉम एनवायरमेंट इनटू द लंग। बाहर से ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर का अंदर लंग्स में आना यह कहलाता है इंस्पायरेशन। एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड, इट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। Both inspiration and expiration are collectively called as external respiration, or it is called as breathing। इसको बच्चों हम लोग ब्रीदिंग भी कहते हैं।
इस चैप्टर में हमको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग या गैसियस एक्सचेंज के बारे में ही बात करना है। जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इंटरनल रेस्पिरेशन को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं बच्चों, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन, या इसको कई बार हम लोग टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं बच्चों ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एटसेट्रा। तो मैं ये बताना चाह रहा था एनिमल में रेस्पिरेशन दो प्रकार का हुआ, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन। एक चीज और बता दें, ऑन द बेसिस ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आधार पर भी रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है एनिमल्स में। एक को कहते हैं एनेरोबिक रेस्पिरेशन, अनऑक्सीशोषण, व्हिच अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड सेकंड इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सीशोषण, व्हिच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपने देखा ऑक्सीजन गैस के आधार पर, उसके यूटिलाइजेशन आज के आधार पर भी रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है, एनेरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब बच्चों हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द ब्रीदिंग। आइए हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, या जिसको आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग का मतलब अभी आपको मैंने समझाया था, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर फ्रॉम आउटसाइड इनटू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज इन लंग्स इज कॉल्ड एज इंस्पायरेशन, एंड एक्सहेल ऑफ carbon dioxide containing air from lungs to outside is called as expiration, and both inspiration and expiration are collectively called as breathing। इसी को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। अब बच्चों यहां पर हमको सबसे पहले देखना होगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं एनिमल्स में। तो अलग अलग एनिमल्स में बेटा अलग अलग तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, उसमें भी जो लोअर एनिमल्स हैं जिनका सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर क्या होगा, जनरल बॉडी सरफेस होगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेशन थ्रू आई मीन गैसियस एक्सचेंज आकर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। अगर एनिमल और एडवांस हो गया, जैसे एनिलीड हो गया या एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हो गए, तो यहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स भी हो सकते हैं, या फिश है, फिश में भी क्या होता है, गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में आ जाए, टेरेस्ट्रियल एनिमल में अगर इंसेक्ट हाथ की बात करें तो इंसेक्ट हाथ में क्या होता है, ट्रेकिया इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और ऊपर वर्टिब्रेट में आइए तो लंग्स का फॉर्मेशन हो जाता है, लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और मछली है वो भी वर्टिब्रेट है, तो मछली में गिल्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अभी एम्फीबियंस है, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग में क्या होता है बच्चों, रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन भी होता है, क्योंकि अंडर वाटर पानी के अंदर गैसियस एक्सचेंज स्किन के थ्रू हो जाता है। फ्रॉग में बक्कल कैविटी के लाइनिंग के थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, बक्कल रेस्पिरेशन कहा जाता है। फ्रॉग में लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, इसको हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम स्कॉर्पियन की बात करें, बिच्छू की बात करें, वो भी टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट है। स्पाइडर मकड़ी की बात करें तो यहाँ पर कहा जाता बच्चों बुक लंग्स पाए जाते हैं, जिनको हम डिफ्यूजन लंग्स भी कह सकते हैं। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। टेरेस्ट्रियल मोलस्क होते हैं, उनमें पल्मोनरी सैक पाया जाता है एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मेरा कहने का मतलब
अलग अलग एनिमल में अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। अब हमको जो मेनली बात करना था बच्चों, वो लंग्स के बारे में बात करना है। हमारा वर्टिब्रेट का जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स है। लंग्स के बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दें जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आगे जिसको एनसीईआरटी बुक में थोड़ा ब्रीफ में दे दिया है, बहुत ज़्यादा ब्रीफ का, थोड़ा सा मैं डिटेल कर रहा हूँ जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आगे जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, जो आपके नीट यूजी में आना है, तो और इजी हो जाए। बच्चों देखो, इन एनिमल्स, हम न तो इनवर्टिब्रेट की बात करें ना वर्टिब्रेट की बात करें, मैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। दे में भी इनवर्टिब्रेट, दे में भी वर्टिब्रेट। मैंने कहा इन एनिमल्स लंग्स आर ऑफ टू काइंड, ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों। वन इज कॉल्ड डिफ्यूजन लंग एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज वेंटिलेशन लंग। अच्छी तरीके से बच्चों इसको समझिएगा। मैंने कहा वन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन लंग एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज वेंटिलेशन लंग। मैंने कहा बच्चों एनिमल में दो प्रकार के लंग होते हैं, एक है डिफ्यूजन लंग और दूसरा है बच्चों वेंटिलेशन लंग। अब प्रश्न उठता है डिफ्यूजन लंग क्या है? कहते हैं द लंग्स where no direct or indirect forces are required to carry air into the lung. It means in this lung air enters simply by diffusion, that is no additional force is required to carry air into the lung. अगर बच्चों लंग्स में एयर डायरेक्ट डिफ्यूजन के द्वारा आता है, बिना किसी एडिशनल फोर्स या प्रेशर के कारण आता है, ऐसे लंग को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन लंग। एंड डिफ्यूजन लंग्स आर आल्सो कॉल्ड एज बुक लंग्स। इन्हीं को बच्चों हम लोग बुक लंग्स भी कहते हैं। कहते हैं डिफ्यूजन लंग्स आर फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ क्लास अरेक्निडा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लास अरेक्निडा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम के क्लास अरेक्निडा के मेंबर में पाया जाता बुक लंग्स, जिनको डिफ्यूजन लंग कहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल होता बच्चों स्कॉर्पियन, बिच्छू एंड स्पाइडर, मकड़ी एटसेट्रा। अभी मैंने बच्चों एक लंग की बात किया, वो है डिफ्यूजन लंग। द लंग where no direct force or pressure is required to carry air into the lung. That is, air enters into the lung simply by diffusion. And such diffusion lungs are also called as book lungs. इनके एग्जाम्पल हैं स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। बच्चों इसके बाद दूसरे लंग की बात करें, वो है वेंटिलेशन लंग। अब देखो बेटा वेंटिलेशन लंग, वेंटिलेशन लंग का मतलब होता है बच्चों द लंग where डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू कैरी एयर इनटू द लंग। अगर लंग्स में एयर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फोर्स के कारण आता है तो इसको कहा जाएगा वेंटिलेशन लंग। If direct force is required, it is called as positive type ventilation lung. And if indirect force is required, it is called as negative type ventilation lung. आप कहोगे सर कम समझ में आ रहा है, ऐसे समझो। मान लीजिए कमरे में खिड़की लगी, दरवाजा लगा हुआ है, मान लीजिए बाहर से एयर प्रेशर ज्यादा है तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी। अगर अंदर एयर प्रेशर ज्यादा तो अंदर की हवा बाहर निकल जाएगी। मतलब ये हवा का जो मूवमेंट हो रहा है कमरे के अंदर, जो आना जाना हो रहा है, कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। अगर प्रेशर के कारण मूवमेंट हो रहा है तो इसको कहेंगे वेंटिलेशन टाइप ऑफ लंग। अगर एयर पर डायरेक्ट प्रेशर लगता है इसको कहते हैं पॉजिटिव टाइप वेंटिलेशन लंग।
If indirect force or pressure is required to carry air into the lung, it is called as negative type ventilation lung. मेरा कहने का मतलब बच्चों, ये जो वेंटिलेशन लंग है दो प्रकार का है. वन इज पॉजिटिव टाइप वेंटिलेशन लंग, and second is negative type ventilation lung. Positive type ventilation lung means where direct force or pressure is required to carry air into the lung. और इसका एग्जाम्पल है बच्चों, इसका एग्जाम्पल है फ्रॉक्स लंग. फ्रॉक्स लंग, फ्रॉग में क्या होता है बच्चों? फ्रॉग एयर को सबसे पहले अपने बक्कल कैविटी में भर लेता है, इसके बाद माउथ को और नॉस्ट्रिल्स को क्लोज कर लेता है, फिर फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी को ऊपर ले जाता है और एयर फ्रॉम बक्कल कैविटी इज पुश्ड इनटू द लंग. मतलब यहाँ पर एयर पर डायरेक्ट प्रेशर लग रहा है. इट दैट्स व्हाई फ्रॉक्स लंग इज कॉल्ड एज पॉजिटिव टाइप लंग. इसका नाम फ्रॉग का लंग कैसे काम कर, जस्ट लाइक फोर्स्ड पंप. ये जो पॉजिटिव टाइप वेंटिलेशन लंग है ना बच्चों, ये फोर्स्ड पंप की तरीके से काम करता है. जैसे आपने देखा फोर्स पंप, बाईसाइकिल साइकिल में हवा भरती है, पंप के द्वारा पंप का पिस्टन उठाते हैं तो बॉडी में भर जाता पंप के हवा. अब उस हवा को आप दबाते हैं, हवा पंप से निकल करके साइकिल के पहिए में चला जाता है. ये क्या हुआ, आपने एयर को डायरेक्ट प्रेस किया. ये फोर्स पंप की तरीके से काम करा पॉजिटिव टाइप वेंटिलेशन लंग. निगेटिव टाइप वेंटिलेशन लंग का मतलब होता है बच्चों, वेयर इनडायरेक्ट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कैरी एयर इनटू द लंग. दैट इज दिस लंग एक्ट्स लाइक सक्शन पंप. ऐसा लंग कहाँ पाया जाता है? इसका एग्जाम्पल मैमेलियन लंग, ह्यूमन लंग, हम लोगों का लंग है. हम लोग क्या करते हैं बच्चों, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, प्रेशर कम होता है, जिसके कारण बाहर का जो एयर अंदर लंग्स में सक कर लिया जाता है. मतलब हम एयर को प्रेस नहीं करते बल्कि एयर पर इनडायरेक्ट फोर्स क्रिएट कर रहे हैं. इसलिए आवर लंग इज नेगेटिव टाइप वेंटिलेशन लंग. इट मीन्स आवर लंग एक्ट्स लाइक सक्शन पंप. हमारा जो लंग है बच्चों, ये सक्शन पंप की तरह काम करता है. इस तरीके से हम लोगों ने देखा बेटा, एनिमल्स में जो वेंटिलेशन लंग है दो प्रकार की हुई. वन इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव. एंड ह्यूमन लंग इज नेगेटिव टाइप वेंटिलेशन लंग. इट मीन्स इनडायरेक्ट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कैरी एयर इनटू द लंग. And this indirect force is created by the airtight thoracic cavity. ये कैसे होगा इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बेटा. तो नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.